कहते हैं इस दुनिया में अगर कोई चीज सबसे ज्यादा फ्री है तो वो है आपके मुंह से निकले शब्द। इन पर कोई टैक्स नहीं होता और आम आदमी पार्टी के नेताओं ने तो जैसे इस कहावत को कंठस्थ कर लिया है, क्योंकि आम आदमी पार्टी के नेता चुनाव जीतने में जो मर्जी में आए बोल देते हैं, वो भी बिना ये सोचे कि अंजाम क्या होगा। चुनाव जीतने के लिए केजरीवाल एंड कंपनी रेवड़ी कल्चर को बढ़ावा देते हैं, लेकिन ये नहीं सोचते कि उनके इस कदम से राज्य को कितना आर्थिक नुकसान हो जाएगा। दिल्ली में फ्री की रेवड़ियां बांटने के चक्कर में आम आदमी पार्टी ने पंजाब में भी फ्री की स्कीमें शुरू कर दी हैं, लेकिन इन स्कीमों को पूरा करने के लिए सरकारी खजाना खाली हो रहा है और राज्य पर अतिरिक्त कर्ज बढ़ रहा है, और इसका जिम्मेदार कौन होगा? पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार बनने के बाद 9 महीने में भगवंत सरकार 30,000 करोड़ रुपए उधार ले चुकी है। सवाल है कि क्या उधार लेकर फ्री कल्चर को बढ़ावा देना राज्य के लिए सही है? दरअसल भगवंत मान का सपना है कि पंजाब विकास की नई ऊंचाइयां छुए, मगर विकास की ये रेलगाड़ी दौड़ाने के चक्कर में मान साहब ये भूल गए कि हर चीज की एक कीमत होती है। साल 2022 आम आदमी पार्टी के लिए चुनावी जीतों को लेकर काफी अच्छा रहा। दिल्ली के फ्री मॉडल से पंजाब की भोली भाली जनता को लुभा तो दिया, मगर अब उन वादों को पूरा करने के लिए पंजाब की सरकार उधार लेने से भी गुरेज नहीं कर रही। नए साल में भगवंत मान सरकार के सामने पंजाब में 18 साल या उससे ज्यादा आयु की प्रत्येक महिला को हर महीने 1,000 रुपए देने के लिए फंड की आवश्यकता होगी, वो भी तब जब राज्य की आर्थिक हालत अच्छी नहीं है। आपको बता दें, मान सरकार अपने अभी तक के 9 महीनों के शासन में पहले ही 30,000 करोड़ रुपए उधार ले चुकी है। इस बीच अगर आम आदमी पार्टी अपने इस चुनावी वादे को पूरा करती है तो सरकारी खजाने पर और भार पड़ेगा, जिसमें हर साल 12,000 करोड़ रुपए की वित्तीय देनदारी शामिल होगी। इसके अलावा पंजाब में हर घर को 300 यूनिट मुफ्त बिजली देने के वादे में राज्य का बिजली सब्सिडी बिल सालाना 20,000 करोड़ रुपए के पार होगा। प्रचंड बहुमत के साथ ही सत्ता में आई आम आदमी पार्टी के लिए बिहार के सिर चढ़ा 3 लाख करोड़ रुपए का कर्ज सबसे बड़ी चुनौती साबित होने वाला है। वैसे कर्ज से याद आया, आम आदमी पार्टी के सीनियर नेता और पंजाब से राज्यसभा सदस्य राघव चड्ढा ने सदन में अनुदान के अतिरिक्त पैसे की मांग को लेकर केंद्र की बीजेपी सरकार को घेरा था। राघव चड्ढा ने कहा था कि प्रस्तावित बजट से अतिरिक्त पैसे की मांग के 2 कारण हैं। पहला, वित्तीय वर्ष की शुरुआत में सरकार ने जनता को गुमराह करने के लिए राजकोषीय घाटे को छिपाकर अवश्य धन की मात्रा को कम करके अपना बजट पेश किया है। दूसरा कारण है कि सरकार बजट प्रबंधन में पूरी तरह विफल रही है। चड्ढा ने बीजेपी सरकार पर न बजट न बना पाने और उधार का सही लेखा जोखा सामने न रखने का आरोप लगाया था, लेकिन यहाँ उनके ही सरकार के मुख्यमंत्री उनकी ही बात को गलत साबित कर रहे हैं। खैर, पंजाब में फ्री की रेवड़ियां बांटने के चक्कर में आम आदमी पार्टी सरकार का क्या होगा ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन राज्य सरकार पर कर्ज का बोझ बढ़ता जा रहा है। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार आने के बाद से ही आजम खान के बुरे दिन शुरू हो गए थे। अखिलेश सरकार में नंबर 2 की हैसियत रखने वाले आजम खान योगी सरकार में जेल की हवा भी खा चुके हैं। वहीं अब चुनावी मैदान में भी वो बीजेपी के सामने नहीं टिक पा रहे हैं। आजम खान द्वारा उनकी प्रतिष्ठित विधानसभा सीट रामपुर खोने के बाद अब आजम खान पर यूपी प्रशासन का एक और कहर बरपा है। लखनऊ के जिस घर में आजम खान बतौर विधायक रहते थे, सरकार ने अब वो बंगला खाली करने का आदेश आजम खान को सुना दिया है। क्या है पूरा मामला, जानते हैं। हाल ही में हुए उपचुनाव में भाजपा के आकाश सक्सेना ने जीत हासिल की। रामपुर समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता आजम खान का गढ़ माना जाता रहा, लेकिन यहां से भाजपा ने बाजी मारकर आजम खान को बड़ा झटका दिया है। रामपुर सीट पर कब्जा जमाने के बाद आकाश सक्सेना को आजम खान का सरकारी आवास अलॉट कर दिया गया है। इस आवास में आजम खान करीब 4 दशकों तक रहे। लखनऊ स्थित इस सरकारी आवास को अब आकाश सक्सेना को दिया गया है। दरअसल हेट स्पीच केस में दोषी होने के बाद आजम खान की विधायकी रद्द हो गई है। वहीं उपचुनाव में रामपुर सीट भी बीजेपी के पाले में चली गई। उपचुनाव में भाजपा के आकाश सक्सेना ने आजम के करीबी कहे जाने वाले आसिम रजा को हरा दिया था। इसके बाद अब राज्य संपत्ति विभाग ने आजम खान के सरकारी आवास का आवंटन रद्द कर आकाश सक्सेना को अलॉट किया है। उत्तर प्रदेश के रामपुर में नवनिर्वाचित भाजपा विधायक आकाश सक्सेना को राज्य संपत्ति विभाग ने राजधानी लखनऊ के दारुल शफा में सरकारी आवास आवंटित किया है। राज्य संपत्ति विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि बीजेपी विधायक आकाश सक्सेना को दारुल शफा में मकान संख्या 34B आवंटित किया गया है। अधिकारी ने जानकारी दी कि विधानसभा की यह सामान्य प्रक्रिया है कि किसी सीट के निर्वर्तमान विधायक का आवास उस सीट से नवनिर्वाचित विधायक को ही अलॉट होता है। हालांकि अगर नवनिर्वाचित विधायक अपना आवास बदलना चाहता है तो उस पर विचार किया जाता है। आजम खान की मुश्किल अभी कम होती दिख नहीं रही और योगी सरकार की भ्रष्टाचार जीरो टॉलरेंस नीति के तहत आजम खान पर कई केस हो चुके हैं। योगी सरकार का साफ कहना है कि प्रदेश में रहना है तो शराफत से रहिए, नहीं तो यूपी छोड़ के कहीं और चले जाइए।
एक कहावत है कि अच्छाई के महक पर बुराई की कोई कितनी ही दुर्गंध डाले, लेकिन अच्छाई की सुगंध अपने आप फैल ही जाती है। लेकिन ये बात राहुल गांधी को बिल्कुल समझ नहीं आती, क्योंकि आती तो राहुल गांधी देश के प्रधानमंत्री पर निजी हमले नहीं करते। राहुल गांधी अभी भारत जोड़ो यात्रा पर हैं। राहुल के हिसाब से ये यात्रा का राजनीतिक है, लेकिन यात्रा की शाम को वो नरेंद्र मोदी पर हमला करना नहीं भूलते हैं। राहुल गांधी हमेशा ही निजी कारणों से विदेश दौरे पर चले जाते हैं, तो कभी दोस्त की शादी में पहुंचकर नेपाल के एक क्लब में निजी समय बिताते मिलते हैं। राहुल गांधी पर हमेशा आरोप लगते आए हैं कि वो एक पार्ट टाइम पॉलिटिशियन हैं, क्योंकि जब भी देश या उनकी पार्टी को कोई मुश्किल खड़ी होती है तो वो विदेश में होते हैं। यानी राहुल गांधी के चरित्र का बारीक विश्लेषण भाजपा यही करती है कि उनके लिए नेशन नहीं, सेल्फ फर्स्ट है। इसके उलट देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हमेशा ही कहा है कि देश पहला कर्तव्य है और परिवार बाद में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये नेशन फर्स्ट पॉलिसी उनके चरित्र में भी देखने को मिलती है। उच्च राजनीतिक सिद्धांत और काम और देश के प्रति समर्पण अगर आपके चरित्र का हिस्सा है तो ये दलगत राजनीति के दायरे को भी तोड़ देती है। अब नरेंद्र मोदी के इसी चरित्र के कायल कांग्रेस के बड़े नेता और मुख्यमंत्री भी होने लगे हैं, वो भी बिना कांग्रेस आलाकमान की चिंता किए बिना देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ करते हैं। वो भी बोलने को मजबूर हो गए हैं कि मोदी जैसा कोई नहीं। आखिर क्यों कर रहे हैं कांग्रेस के मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री की तारीफ, चलिए आपको बताते हैं। छत्तीसगढ़ के मुद्दे को लेकर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने पीएम नरेंद्र मोदी से मिलने का समय मांगा था, लेकिन कल ही उनकी मां हीराबेन का निधन हो गया, जिसके बाद बकौल भूपेश उन्होंने बैठक को किसी और दिन आगे करने का अनुरोध किया था, लेकिन उनसे कहा गया कि कार्यक्रम तय समय के अनुसार ही होगा। इस बात पर कांग्रेस के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि ऐसे उदाहरण कम देखने को मिलते हैं और ऐसी घटना के बाद भी कई सारे प्रोग्राम तय समय के अनुसार ही हुए। कल यानी कि शुक्रवार को भी सारे कार्यक्रम किए गए और आज मुझे सबसे पहले समय दिया गया मिलने का। नरेंद्र मोदी का देश के प्रति अपना समर्पण ही है कि परिवार या निजी तौर पर कोई भी समस्या हो, वो देश राष्ट्र कर्तव्यों को पहले देखते हैं। पीएम नरेंद्र मोदी का हमेशा कहना है कि इंसान को हमेशा कर्तव्य पथ पर चलते रहना चाहिए, वही उसकी देश को सच्ची भेंट होगी। किसी भी इंसान का यही चरित्र उसको देश और राष्ट्र के स्तर पर सर्वोच्च बनाता है। राहुल गांधी भले ही विपक्ष के नेता हैं, लेकिन उनको नरेंद्र मोदी की नेशन फर्स्ट और काम करने की लगन से सीखना चाहिए। कोई एक झूठ 100 बार बोला जाए तो वो भी जनता और आम आदमी को सच लगने लगता है। ये बात दोस्तों आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी पर एकदम सटीक बैठती है। पंजाब चुनाव से पहले अरविंद केजरीवाल कहते थे कि एक बार पुलिस हमारे नाम कर दो, हम पंजाब में ड्रग माफिया से लेकर दहशतगर्द सबको ठीक कर देंगे। देखिए जी, सरकार के पास पैसा बहुत है, लेकिन नीयत नहीं है। पंजाब की सरकार भी मुफ्त बिजली पानी दे सकती है। अरविंद केजरीवाल ने चुनावी मौसम में इतने राजनीतिक दावे कर दिए कि एक और तो सरकार 3 लाख करोड़ से अधिक के बोझ में दब गई है आम आदमी पार्टी के चुनावी रेवड़ी बांटने वाली कला की वजह से, और दूसरी ओर सीमा राज्य पंजाब जैसे संवेदनशील हिस्से में बिगड़ती कानून व्यवस्था भी पूरी तरह से चरमरा गई है। राज्य में फिर से खालिस्तान मुखरता से अपने फन फैला रहा है, तो वहीं दूसरी ओर गैंग वॉर अपने चरम पर पहुंच गई है। गैंग वॉर की भेंट चढ़े प्रसिद्ध पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला, हिंदू सिख जो अभी तक अमन चैन से पंजाब को बेहतरी की ओर ले जा रहे थे, उन दोनों ही समाज में अब भिड़ंत देखने को मिलती है। अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी ने दावा किया था कि जैसे ही वो सत्ता में आएंगे, गुटखा साहिब की बेअदबी करने वाली दोषी को सजा दी जाएगी, लेकिन उनकी भी निर्मम हत्या कर दी गई। आम आदमी पार्टी को पंजाब की जनता ने बेहतर परिवर्तन के विकल्प में चुना और अपार जन समर्थन भी दिया, लेकिन केजरीवाल के छोटे सिपाही भगवंत मान आर्थिक के साथ साथ कानून व्यवस्था के मोर्चे पर भी पीछे दिखते हैं। अभी हाल ही में अकाली दल की नेता और सांसद हरसिमरत कौर ने संसद में बोलते हुए कहा था कि जो व्यक्ति देश की सबसे बड़ी पंचायत यानी संसद में शराब पीकर आता था, अब वो एक संवेदनशील राज्य चला रहा है। हरसिमरत कौर ने मान सरकार पर तल्ख टिप्पणी करते हुए कहा कि आमतौर पर कहा जाता है कि शराब पीकर गाड़ी ना चलाएं, लेकिन यहाँ एक आदमी शराब पीकर प्रदेश चला रहा है। हरसिमरत कौर ने कहा कि भगवंत मान एक डमी सीएम है, सरकार तो दिल्ली से चल रही है। विपक्ष ने वर्तमान आम आदमी पार्टी की मान सरकार पर आरोप लगाया कि आम आदमी पार्टी के शासनकाल में पंजाब एक बार फिर खालिस्तानी उग्रवाद का सिर उठाने के कगार पर पहुंचा दिया है। जिस तरह से पंजाब में आतंकी घटनाओं को अंजाम दिया गया है पीछे, जैसे कि सीमा पार से कम 3 आतंकी हमले हुए इस साल पंजाब में, जब रॉकेट चलित ग्रेनेड दागे गए और एक आईडी विस्फोट भी हुआ। अरविंद केजरीवाल को समझना चाहिए कि हर चुनावी राज्य में भगवंत मान को पोस्टर बॉय बनाकर ना घुमाएं कि देखिए जी, हमने भगवंत मान जैसे आम आदमी को मुख्यमंत्री बना दिया, तो हम इस राज्य में आप में से ही मुख्यमंत्री बनाएंगे। अरविंद केजरीवाल को समझने की जरूरत है कि भगवंत मान पंजाब के मुख्यमंत्री हैं और उन्हें भगवंत मान को काम करने के लिए पंजाब में रहने देना चाहिए, न कि चुनाव राज्य में साथ में घूमते रहना चाहिए।
बिहार में कुछ बड़ा खेला होने वाला है, जिसके बाद बिहार की राजनीति पूरी तरह से बदलने वाली है। बीजेपी से अलग होने के बाद नीतीश कुमार महागठबंधन में शामिल हो चुके हैं, लेकिन ऐसा लग रहा है जैसे महागठबंधन में सब कुछ अच्छा नहीं है, क्योंकि बीजेपी के साथ साथ नीतीश कुमार पर महागठबंधन में शामिल दल के नेता भी हमलावर हैं। छपरा शराब कांड के बाद नीतीश कुमार अकेले पड़ गए हैं। महागठबंधन में शामिल पार्टियां भी नीतीश कुमार पर सवाल उठाने लगी हैं और उनका इस्तीफा मांगने वाली हैं। वहीं अपने ही साथियों द्वारा सवाल उठाए जाने से नीतीश कुमार भड़क गए हैं। दरअसल हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के मुखिया और पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने बिहार में गुजरात की तर्ज पर शराबबंदी कानून लागू करने की मांग नीतीश कुमार से की है। मीडिया से बात करते हुए जीतन राम मांझी ने कहा कि गुजरात में भी शराबबंदी कानून लागू है, लेकिन वहां इस तरह की बातें नहीं हो रही हैं। मांझी ने कहा कि गुजरात में सब जगह लिमिट है और कहीं जरूरत है तो परमिट के साथ लोगों को शराब मिल जाती है। मांझी ने मांग की है कि बिहार में भी ऐसा ही होना चाहिए। दरअसल जीतन राम मांझी ने पटना स्थित आवास पर लिट्टी पार्टी का कार्यक्रम रखा था। इसमें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार समेत गठबंधन के कई नेता शामिल हुए थे। मांझी ने इसी दौरान बिहार में गुजरात की तर्ज पर शराबबंदी मॉडल लागू करने की मांग रख दी थी। जीतन राम मांझी ने कहा कि बिहार में लोग आनन फानन में शराब तैयार करते हैं और जहरीली शराब बन जाती है और इसे पीकर लोगों की मौत हो जाती है। बिहार में शराबबंदी कानून जिस तरीके से लागू किया गया है, उससे परेशानी लगातार बढ़ रही है। शराबबंदी के नाम पर गरीबों को प्रताड़ित करने का भी आरोप जीतन राम मांझी ने लगाया। मांझी ने कहा कि पुलिस गांव में गरीबों को शराब के फर्जी केस में फंसाकर जेल भिजवा रही है। ऐसे में शराब तस्करों के खिलाफ कार्रवाई के बजाय गरीब लोग प्रताड़ित हो रहे हैं। मांझी ने कहा कि स्वास्थ्य कारणों की वजह से चुनिंदा लोगों को वोट देकर शराब पीने की छूट मिलनी चाहिए। जीतन राम मांझी के इस बयान के बाद बिहार की सियासत गर्मा गई है। शराबबंदी पर जीतन राम मांझी के बयान पर नीतीश कुमार ने कहा कि पता नहीं, वो आएंगे तो उनको बता देंगे। सर्वसम्मति से लागू हुआ था शराबबंदी। नीतीश कुमार ने कहा कि सब चीज की जानकारी मांझी जी को नहीं होगी कि शराब पीने से लोग मरते हैं, शराब पीने से नुकसान होता है। सब चीज की जानकारी नहीं होगी। जीतन राम मांझी को हम पूछ लेंगे। वहीं मांझी के बयान के बाद बीजेपी को नीतीश कुमार पर हमला बोलने का मौका मिल गया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर हठधर्मिता का आरोप लगाया गया है। कुल मिलाकर देखें तो शराबबंदी पर नीतीश कुमार बैकफुट पर नजर आ रहे हैं। उनके साथी भी उनके खिलाफ होते नजर आ रहे हैं। महाराष्ट्र की राजनीति इन दिनों गरमाई हुई है। सत्ता गंवाने के बाद से ही पूर्व सीएम उद्धव ठाकरे, उनके बेटे और सांसद संजय राउत बीजेपी और शिंदे गुट पर हमलावर हैं। हालांकि उद्धव गुट के लिए कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है। सत्ता जाने के बाद उद्धव गुट के रणनीतिकार संजय राउत को जेल की हवा भी खानी पड़ी। हालांकि संजय राउत तो जेल से बाहर आ गए हैं, लेकिन उनके गुट की मुसीबतें कम नहीं हो रही। अब उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने उद्धव ठाकरे और उनके बेटे आदित्य ठाकरे पर जोरदार हमला किया है। इसके साथ ही फडणवीस ने उद्धव ठाकरे और एनडीए सरकार को लेकर चौंकाने वाला खुलासा किया है। फडणवीस ने उद्धव ठाकरे की साजिश का खुलासा करते हुए हड़कंप मचा दिया। दरअसल फडणवीस ने विधान परिषद को बताया कि उनसे पहले महाराष्ट्र में शासन करने वाली उद्धव ठाकरे की एनडीए सरकार ने उन्हें जेल में डालने की साजिश रची थी। इसके साथ ही फडणवीस ने यह भी कहा कि एनडीए सरकार उनके अलावा बीजेपी के कई नेताओं को जेल में बंद करना चाहती थी। उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने आरोप लगाया कि उनकी गिरफ्तारी की जिम्मेदारी राज्य के पूर्व डीजी संजय पांडे को दी गई थी। फडणवीस ने उद्धव सरकार पर बदले की भावना से काम करने का आरोप लगाया और कहा कि मैंने सदन में एक पेन ड्राइव जमा की थी, जिसमें वकील और कुछ नेता ये साजिश कर रहे थे कि कैसे फर्जी मामले बनाकर हमें जेल में बंद किया जाए। बीजेपी नेता गिरीश महाजन, प्रवीण दरेकर को निशाना बनाया गया, प्रसाद लाट को निशाना बनाया गया और मुझे सलाखों के पीछे डालने की भी साजिश रची गई। संजय पांडे को किसी भी तरह मुझे जेल में डालने की जिम्मेदारी दी गई। इसके अलावा फडणवीस ने कहा कि न तो वो आदित्य ठाकरे से डरते हैं और न ही उनके पिताजी से। फडणवीस ने कहा कि उद्धव ठाकरे के नाक के नीचे से 50 लोग साफ हो गए और वो कुछ नहीं कर सके। फडणवीस ने यह भी कहा कि उन्होंने कहा था कि मुंबई जलेगी, लेकिन माचिस की एक तीली भी नहीं जली। फडणवीस ने एक और खुलासा करते हुए कहा कि कंगना ने आपके खिलाफ बयान दिया, आपने उसका घर तोड़ दिया, आपने उसके खिलाफ केस लड़ने के लिए वकील को 80 लाख रुपए तक दिए। ये किसका पैसा था? आपने निर्दलीय विधायक रवि और सांसद नवनीत राणा के साथ क्या किया? उनके द्वारा हनुमान चालीसा न पढ़ने का ऐलान करने के बाद भी आपने उन्हें 13 दिन के लिए जेल में डाल दिया। कानून व्यवस्था के बारे में बोलने से पहले आपको इस पर सोचना चाहिए। और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।